प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से और ऐसे कुछ जल्दी अमराज के हवाले से जो मूजी मर्ज़ में आ जाते हैं और खुदा ना खास्ता जब किसी को ये लाहक हो जाते हैं तो वो किस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं या इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं या इसकी मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर शहबाज साहब ने, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप डॉक्टर शहबाज? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सोराइसिस बेसिकली क्या है और इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं जहाँ पे हमें लगे कि अगर इसी स्टेज में इसको ट्रीट कर लिया जाए तो ये फिर बढ़ता नहीं है। सोराइसिस एक स्किन की जो है क्रोनिक कंडीशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबी चलने वाली कंडीशन है। बाज़ औक़ात इसको कहा जाता है कि ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है। 5 to 10% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर में ये जो है वो रिलैप्स होता रहता है इसका। और वर्ल्ड की जो ऑलमोस्ट 2 to 3% पॉपुलेशन जो है इससे अफेक्टेड है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें जैसे हमने देखा कि एक बंदा जो है उसको स्कैल्प के ऊपर, सर के ऊपर उसको खुश्की हो रही है और उसकी खुश्की जो है आम शैम्पू से नहीं जा रही, या जो है उसकी खुश्की बहुत ज़्यादा जो है वाइट है और बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वो एक इनिशियल स्टेज हो सकती है सोराइसिस की। इसके अलावा सोराइसिस किसी भी बॉडी पार्ट पे किसी भी जिल्द के किसी भी हिस्से पे शुरू हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर उसके जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वो एक स्कैल्प हो गया, सर का इन्वॉल्व होना, कानों के पीछे होना, फिर कि इसके अलावा कोहनियों का, घुटनों के सामने वाली साइड और कमर के पीछे वाली साइड, जो नीचे वाली साइड है, इन जगहों पे ज़्यादातर आती है। जहाँ पे हम ड्राइनेस ज़्यादा या उसके पैच ज़्यादा हो रहे थे उसको टारगेट नहीं कर रहे होते। जी जी जी, ड्राइनेस के साथ साथ इसमें ऐसा एरिया होगा जैसे रेड जो है बैकग्राउंड होगा और उसके ऊपर जैसे फ़िश के स्केल्स होते हैं वैसा ऊपर जो है वो स्केल या चाना सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसको हम कहते हैं सिल्वरी स्केल्स। सिल्वरी स्केल जो जैसे स्नेक की स्किन होती है। जी जी जी, बिल्कुल 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 वैसे पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, प्लाक्स बनना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े से प्लाक्स होंगे और वो रेड होंगे और उनके ऊपर सिल्वरी स्केल्स होंगे और वो बिल्कुल ड्राई होंगे, मोटे मोटे होंगे। सही हो गया। तो ये कोहनियों पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, कमर के निचले हिस्से में हो सकते हैं, सर में हो सकते हैं, बॉडी का कोई भी एरिया इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इनमें से किसी भी जगह शुरू हो सकता है। इसके अलावा जो है सोराइसिस हो सकता है किसी बंदे को सारी ज़िंदगी पता ना चले और उसके जो है जॉइंट्स में पड़ी हो या उसके नेल्स में पड़ी हो, यस, या उसके नेल्स में पड़ी हो। तो इसका मतलब ये है कि सोराइसिस सिर्फ स्किन को इन्वॉल्व नहीं करती, ये जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करती हैं और जो है नेल्स को भी इन्वॉल्व करती हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन उनके जॉइंट्स में जो जिस तरह गेंठिया की बीमारी होती है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी होती है। क्या सिम्टम्स होते हैं जॉइंट्स में या नेल्स में? क्या फील होता है? पेन या कुछ ऐसे या नाखून काले हो जाना, क्या होता है? जी जी बिल्कुल इसी तरह नेल्स जो होते हैं उनका डिसकलरेशन होना शुरू हो जाता है, या नेल जो होते हैं मोटे होना शुरू हो जाते हैं, या नेल्स के ऊपर छोटे छोटे सुई का जैसे निशान होता है वैसे छोटे छोटे निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक जो है सोराइसिस की अलामत हो सकती है। और जॉइंट्स के अंदर ख़ास तौर पे जो छोटे जॉइंट्स हैं, उंगलियों के जॉइंट्स हो गया या बड़े जॉइंट्स हो गए जैसे कोहनी हो गया या ये नीज़ हो गया या कमर के जॉइंट्स हो गया, कोई भी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है। और ये उतना ही डिफ़िकल्ट होता है, उतना ही लोगों के लिए ये तकलीफ़ दे होता है जितना आमतौर पे गंठिया वगैरह तकलीफ़ दे होता है। ये अछूती बीमारी है? नहीं, ये अछूती बीमारी नहीं है। ये एक बंदे से दूसरे बंदे को बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन हाँ इसका जो कुछ ट्रांसफ़र इसकी जो होती है या इसकी जो आगे पास ऑन होता है, ये कहा जाता है कि ये जेनेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है। यानी कि अगर किसी की फैमिली में ये बीमारी किसी के फादर को या मदर को या किसी के 4 फादर्स को है तो उसमें चांसेस हैं कि उसमें ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन अगर हम कहें कि उसके साथ खाना खाने से, उसके साथ उठने बैठने से ही हो जाती है, तो ऐसा कोई जो है वो साइंटिफिक ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। ये बनती कैसे है बीमारी? किन लोगों को हम कह सकते हैं कि इनके बनने के चांसेस होते हैं? एक तो आपने बता दिया जेनेटिक, एक तो जेनेटिक्स हो गया
इसके अलावा वो लोग जिनकी इम्यून डिसरेगुलेशन होता है। इम्यून डिसरेगुलेशन कैसे होता है, हमने बात किया था, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें फुलबेरी की बीमारी शुरू हो जाती है। फुलबेरी में सारे जिस्म पे वाइट पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कई लोग ऐसे हैं जिनमें जो है थायराइड की बीमारी आना शुरू हो जाती हैं, या जिनमें कुछ और बीमारियां हैं जिनको ऑटो इम्यून कहा जाता है। ऑटो इम्यून में ये होता है कि आपकी बॉडी आपके अपने जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो कि आपकी आर्मी है, जो किल करती है बैक्टीरिया को और वायरसेस को, वो आपकी अपनी बॉडी को टारगेट करना शुरू कर देती है। इसी तरह ये ऑटो इन्फ्लेमेटरी एक बीमारी है, यानी कि इसमें आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। उस इन्फ्लेमेशन का जो टारगेट होता है वो एक्चुअली आपकी स्किन होती है। तो वो जो इन्फ्लेमेशन है, जब वो आपकी स्किन को, उसकी डिवीज़न को बढ़ा देती है। नॉर्मली हमारी स्किन जो है वो 30 डेज़ या 40 डेज़ में रिप्लेस होती है। वो हमें पता नहीं चलता इस वजह से, क्योंकि हम लोग उसको वो नोटिस नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जब हमारी स्किन जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाती है, तो उसकी ओवर ग्रोथ की वजह से हमारी स्किन जो है हमें विजिबल होना शुरू हो जाती है। और वो जब विजिबल होती है तो उसके ऊपर स्केल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक इम्यून डिसरेगुलेशन है, और इस इम्यून डिसरेगुलेशन की कई वजूहात हैं। जैसे हमारा कई थेरीज़ हैं उसके बारे में, जैसे कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो गंदा मंदा खाना खाते हैं, जैसे कार्ब्स को इसका एक बहुत बड़ा वो मुअज्जब समझा जाता है, रीज़न समझा जाता है कि जो भी मीठी चीज़ें हैं गुड उर्दू या ज़्यादा जो वो इसका वजह बनती हैं वो कार्ब्स को कहा जाता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो लोग ज़्यादा मीट खाते हैं उनमें भी देखा गया है। फिर इसके अलावा आजकल जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, मीट में ज़्यादातर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बड़ा गोश्त होता है वो खाने से जी बिल्कुल, उनमें भी कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि मीट से ये ठीक होता है, और कई लोग कहते हैं कि मीट से ये एग्रावेट होता है। लेकिन अंडरलाइंग जो कॉज है, आजकल जो ट्रेंड या आजकल जो रिसर्चेस हैं वो ये प्रूफ कर रही हैं कि ये एक्चुअली आपकी गट का मेल फंक्शनिंग है, जिसको लीकी गट कहते हैं। आजकल बहुत आपने नेट पे भी सुना होगा कि लीकी गट को ट्रीट किया जाए तो हमारे स्किन के काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स जो हैं, जॉइंट के काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स जो हैं, या ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर्स जो हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो अंडरलाइंग कॉज जो है वो कहीं ना कहीं लीकी गट या गट की इन्वॉल्वमेंट है। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इसको ट्रीट करने के लिए डिफरेंट तरह के टोटके जो है ना, मैंने बहुत देखे हैं, छिपकली को जलाना, ये वो सब चीज़ें इस तरह से करके की जाती हैं। इससे वाकई ये ट्रीट होता है या सिर्फ ये ख़ुद को तसल्ली देने वाली बात होती है? देखिए, टोटकों से इसका इलाज अगर होता तो वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड होती, क्योंकि ये ऐसी डिप्रेसिंग कंडीशन है कि इसकी वजह से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो ऐसे फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा कोई इलाज साइंस को नहीं मिल पाया कि जिसकी वजह से ये फुली ट्रीट हो सके। हाँ, कई लोग जो हैं वो इसको ट्रायल के तौर पे वो इसके ऊपर तरह तरह के ऑयल्स लगाते हैं, तरह तरह की जो है वो रेमेडीज़ यूज़ करते हैं। तो आपकी बॉडी जो होती है, अगर थोड़ा बहुत कोई एक आध प्लाक पड़ा हो या कोई एक आध निशान पड़ा हो, आपकी बॉडी उसको खुद ऑटो करेक्ट करने की कोशिश करती है। तो बाज़ औक़ात वो टोटके की वजह से ठीक नहीं हो रहा होता, वो इंटरनली आपकी बॉडी उसको खुद फाइट करके उसको ठीक कर रही होती है। लेकिन इसमें जो चीज़ नोट करने की है वो ये है कि आप अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा जो है ऑयली रखेंगे, ग्रीजी रखेंगे, उतना आप इससे बच सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इची होती है, इसमें इचिंग होती है आपको। इस वजह से आप इसको जितना ज़्यादा ऑयली रखेंगे, मॉइस्चराइज रखेंगे, आपकी स्किन उतना ज़्यादा जो है आपको तंग करेगी, कम से कम खारिश होगी, और आप जो है इससे इसके साइड इफ़ेक्ट से या इसके आफ्टर इफेक्ट से बच सकेंगे। सोराइसिस और चंबल में कोई मेजर डिफरेंस है जो आप बता सकते हैं ताकि वो फ़र्क वाज़ेह हो सके? बाज़ औक़ात सोराइसिस और चंबल में डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोराइसिस की चंबल की कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो कि बहुत पुरानी हो जाती हैं, और उनको हम बाज़ औक़ात ये प्रूव करने के लिए हमें डिफ़िकल्टीज़ हो रही होती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सोराइसिस है कि चंबल। फिर हम उसके लिए जो होता है स्किन का टेस्ट करवाते हैं, जिसको बायोप्सी कहते हैं। लेकिन जो मोटे मोटे जो उसके
एक्जिमा के या चंबल के और सोराइसिस के जो डिफरेंसेस हैं वो ये है, एक तो सोराइसिस जो है वो टिपिकली उसकी टिपिकल साइट्स हैं और उसका जो स्केल होता है वो बहुत ज़्यादा थिक और सिल्वरी स्केल होता है, जबकि इसकी जो ऑपोजिट चंबल होती है उसमें बड़ा फाइन सा स्केल आता है और बाज़ का तो उसमें स्केल्स नहीं आते। चंबल जो होती है उसको बाज़ लोग कहते हैं कि वो जो है पानी वाली है, कि उसके ऊपर जब खारिश करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। और सोराइसिस जो होती है जब उसमें खारिश करते हैं तो उसमें से खून निकलता है। इसी तरह सोराइसिस जैसे मैंने बताया कि जब वो सर पे आती है तो सर पे उसका जो डैंड्रफ होता है बहुत ज़्यादा ड्राई और वाइट होता है, सिल्वर की तरह का। लेकिन अगर जो चंबल का जो सर पे जो डैंड्रफ आता है या स्केल आता है वो येलोइश होता है और ग्रीजी होता है। इसी तरह जो चंबल होती है बाज़ औक़ात वो मॉइस्चराइज करने से ख़त्म हो जाती है, लेकिन सोराइसिस जो है वो मॉइस्चराइजेशन से ख़त्म नहीं होती, उसके लिए प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। सही हो गया। जल्दी में बीमारियां जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं, वो सुन के या सिम्टम्स ही उनकी जान करें तो झुनझुनी से आती है। नहीं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। देखें, कोई ना कोई जो भी बीमारी है आपने उसको बोल्डली आपने उसको फेस करना है और फिर आपने उसको फेस करने के साथ साथ उसका इलाज भी तलाश करना है। तो मेडिकल साइंस में अभी ऐसी जो है वो अद्वियात हैं मौजूद जिसकी वजह से जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप जो है उस पर टोटके आजमाएंगे या किसी होम्योपैथ के पास या किसी जो है होम्योपैथ या इधर उधर किसी जो है वो क्वैक के पास जाएंगे तो वो आपको मेल ट्रीट करेगा। जब मेल ट्रीट होगा ये चीज़ तो ज़ाहिर सी बात है उसके साथ फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू होंगे। मैंने देखा है कि लोग सोराइसिस की वजह से नहीं मरते बल्कि उसके ऊपर तजुर्बे करने से उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से जो है कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो मरते हैं। अच्छा, ये बात ना मैंने अभी रिसेंटली कैंसर के बारे में भी सुनी है। बहुत सारे लोग कैंसर से नहीं मरते, उसके इलाज से जो आपको तकलीफ़ होती हैं या जो उसके ट्रीटमेंट के दौरान जो आपके साथ हो रहा होता है ना, आप उससे ज़्यादा अंदर से भी मर जाते हैं और उससे भी। हमें जो जिस बीमारी का स्पेशलिस्ट होता है हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमें उससे गाइडेंस जो है वो लेनी चाहिए, ना कि इर्द गिर्द किसी ने मशवरा दिया कि मुझे ये मसला था तो मैंने ये इस्तेमाल किया, आप भी ये इस्तेमाल कर लो, आप भी ठीक हो जाओगे। ऐसा जो होता है वो बाज़ औक़ात मैंने जैसे बताया लोग चंबल को भी सोराइसिस कह रहे होते हैं और हुक्मा या जो भी क्वैक्स जो हैं वो एक्चुअली सोराइसिस और चंबल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वो चंबल वाले अपने केसेस जो हैं वो सोराइसिस के तौर पे प्रेजेंट करते हैं कि हमारा ये देखें हम सोराइसिस जो है वो पेशेंट्स की ठीक हो गई। सादा जो लोग हैं उनको बेचारों को इसमें डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ रहा होता, इस वजह से वो समझते हैं कि हमें वाकई ही सोराइसिस था और हम ठीक हो गए हैं। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा सपोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे, इसके अलावा जो है इंस्टाग्राम पे, तो लोग उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत दुनिया भर के जो डॉक्टर्स हैं वो अपने मुफीद जो है मशवरे देते हैं और आप लोगों को लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के उनमें तरीके बताते हैं। बाकी मैं कहूँगा कि खाना पीना अपना बेहतर रखें, जो नेचुरल डाइट्स हैं उसकी तरफ जाएं और उसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसका जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है कोशिश करें वो इस्तेमाल करें। इर्द गिर्द की जो बातें हैं उन पे कम वो जो है दिमाग धरें। हर जो आप चीज़ की तरफ जाएंगे अल्टीमेटली वो इसको कॉम्प्लिकेट करेगी, लेकिन अगर आप इसके लिए सीधा रास्ता अपनाएंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे आपने कहा कि इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, ये सब चीज़ें, तो जितनी भी गोलियां हैं रिजिक्स ये वो सब, इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग जो हैं बढ़ा देते हैं या करते हैं ऑब्वियसली अपने आप को सुकून देने के लिए। तो इसमें मेडिकेशन क्या हैं जो हम कर सकते हैं या कौन सी चीज़ है जो सेफ साइड चल सकती है? सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है, स्किन को मॉइस्चराइज करना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा ड्राई और स्केली प्लाक्स होते हैं, उनकी वजह से उनको इचिंग हो रही होती है। जहाँ पे भी ड्राइनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे इचिंग होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो मॉइस्चराइजेशन बड़ी ज़रूरी है। फिर जो डर्माटोलॉजिस्ट या जो हमारे जितने भी मेडिकल रिलेटेड लोग हैं जो कि
जीपीज वगैरह हो गए, जो सबसे पहले इसको ट्रीट करते हैं वो टॉपिकल स्टीरॉयड से ट्रीट करते हैं। टॉपिकल स्टीरॉयड्स इसके लिए बहुत इफेक्टिव हैं कि वो उतने एरिया के लिए लगाए जाएं तो वो उतने एरिया पे उनकी जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम कर देते हैं, और इन्फ्लेमेशन कम होने की वजह से वो एरिया ठीक हो जाता है। लेकिन स्टीरॉयड्स जो होते हैं उसका जो गाइडेंस है वो बड़ी ज़रूरी है कि उसको आपने प्रॉपर गाइडेंस के साथ इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अभी एक वो बन रहा है, प्लाक बन रहा है सोराइसिस का, तो उसके ऊपर आप स्टीरॉयड अप्लाई करना शुरू करते हैं तो वो पोटेंट स्टीरॉयड होता है। तो जब आप देखें कि वो आपका जो मसला है वो ठीक होना शुरू हो गया तो उसको आप आहिस्ता आहिस्ता टेपर करेंगे। टेपर करने का मतलब होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको कम करना है, छोड़ना शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेली नाइट को यूज़ कर रहे हैं, दिन के टाइम कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो आप ऐसा करेंगे कि स्टीरॉयड को जब वो बेहतर होना शुरू हो जाए तो आप वीक में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कर देंगे। फिर आप जब देखें कि वो बिल्कुल फ्लैट हो गया, फिर आप उसको वीक में 1 टाइम कर देंगे और उसके बाद छोड़ेंगे। इसके अलावा जैसे आपने बात की कि इचिंग को कंट्रोल करने के लिए, इसको हम कहते हैं सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, कि आपको इचिंग है या आपको लना करे, कोई इन्फेक्शन है, उसको भी आपने ट्रीट करना है। अगर इचिंग है तो उसका सबसे अच्छा हल होता है कि मॉइस्चराइजेशन की जाए, या वहाँ पे कैम्फर मेंथोल वाले जो लोशंस होते हैं वो लगा लिया जाए। सही हो गया। या फिर अगर उससे ना फ़र्क पड़े तो ये जैसे रिजिक्स हो गया या कोई कैस्टीन हो गया या फैक्सेट हो गया, ऐसी कोई टैबलेट ले ली जाए। और उसके अलावा इसमें वाइटामिन का बड़ा अच्छा रोल है। विटामिन डी का देखा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करते हैं। और उसके अलावा इम्यूनोमोडुलेटर्स होते हैं कई विटामिन, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो देते हैं। वो इंटरनली जाके आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी डायरेक्शन होती है वो ठीक हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, और उसकी वजह से भी किसी हद तक इसको कंट्रोल किया जाता है। एग्जैक्ट ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट इसका वो हमें कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वो इम्यून डिसरेगुलेशन को ठीक करने के लिए या इम्यून मॉड्यूलेशन को ठीक करने के लिए डिफ़िकल्ट से वर्ड हैं, यानी कि आपका जो कुव्वत मुदाफ़ियत है उस निज़ाम को बेहतर करने के लिए वो ट्रीटमेंट यूज़ होते हैं। उसमें हमारे पास मीथोट्रेक्सेट टैबलेट आती है, फिर उसके अलावा जो है कई और बायोलॉजिकल्स आते हैं, फिर उसके अलावा एज़ेथायोप्रिन आती है, सेलसेप्ट वगैरह आते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, वो अंडर गाइडेंस ऑफ अ स्पेशलिस्ट हम लोग शुरू करवाते हैं, क्योंकि उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और उनकी मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी होती है। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज प्रोग्राम में आने के लिए और इस टॉपिक के बारे में बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो है ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ ही मैं जो सुबह आता है एक रिमाइंडर देती हूँ ना, इस बात के बाद भी देना चाहूँगी, सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है, इसको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। और जो भी आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जो किसी भी तरह के मौजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनको प्लीज़ इस तरह से फील ना करवाया जाए जैसे वो किसी और प्लानट से आए हैं या वो एलियन हैं, या उनको हाथ भी लगाएंगे तो वो मर्ज़ आप में आ जाएगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।